छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने महादेव ऐप के बहाने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? जिसके बाद नड्डा ने चुनावी मुद्दा बन चुके सट्टा वाले महादेव ऐप का जिक्र कर बघेल सरकार पर हमला बोला। आप बताइए, महादेव ऐप पे 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? बीजेपी ने जिस तरह महादेव ऐप को मुद्दा बनाया, उससे उसका पूरा जोर बघेल सरकार को भ्रष्टाचार वाली सरकार साबित करने पर रहा। लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के चुनावी शोर में कांग्रेस हथियार डालने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री बघेल तो महादेव ऐप से बीजेपी का ही रिश्ता जोड़कर पलटवार करते दिखे। और रायपुर में जब मीडिया से उनका सामना हुआ तो उन्होंने इस मामले में ईडी की जांच को बीजेपी की हताशा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल ने जांच एजेंसी से लेकर महादेव ऐप से जुड़े आरोपियों को बीजेपी का आदमी करार दिया। पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है। बघेल ने ईडी और बीजेपी पर महादेव ऐप से जुड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया और ऑनलाइन बेटिंग को बंद कराने की चुनौती दी। लेकिन चुनावी घमासान के बीच महादेव ऐप के बहाने बीजेपी को ऐसा मुद्दा मिल गया जिसे उसके नेता छोड़ने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी राह पर चलती दिखी। और बीजेपी की स्टार प्रचारक जब धमतरी के ग्राम आदमी पहुंची तो उनकी जुबान पर भी महादेव ऐप और उसका दुबई कनेक्शन आ गया। कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां पर कांग्रेस के मुखिया का चुनाव दुबई से चलता। इसके बाद स्मृति ईरानी ने सट्टेबाजी के गोरख धंधे से कांग्रेस नेतृत्व को जोड़ने की कोशिश की। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा जब कांग्रेस के नेतृत्व ने सत्ता में रहकर सट्टा का बाजार चलाया हो। जनसभा में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री बघेल पर झूठी गारंटी देने का आरोप लगाया और अपनी बात पर जोर देने के लिए राज्य में शराबबंदी लागू नहीं होने की याद दिलाई। चुनावी प्रचार में सभी दलों ने मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के 2 सबसे बड़े चेहरे दिग्विजय और कमलनाथ पर बेटों को राजनीति में जमाने की कोशिश का आरोप लगाया। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। राजनाथ का बयान मध्य प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार पर रहा और उन्होंने शिवराज सरकार की योजनाओं की जी भर के तारीफ की। जो योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में लागू की हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी योजनाएं किसी मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की। अपने भाषण में राजनाथ बार बार मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान करते रहे। बीजेपी के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी प्रचार अभियान में कूद पड़ी। मध्य प्रदेश के धार में प्रियंका गांधी ने आज रैली की जिसमें उन्होंने शिवराज के शासनकाल में कानून व्यवस्था की हालत बदतर होने का दावा किया। हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। हालांकि प्रियंका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उनके निशाने पर पीएम मोदी भी रहे। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर गरीबों के बजाय उद्योगपतियों का दोस्त होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की तो दोनों दलों के बीच मतभेद और गहरे हो गए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने अखिलेश को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। अखिलेश मर्यादा की पूरी सीमाएं लांघ गए। मानक अग्रवाल ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बयान से किस तरह अपना ही नुकसान करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे हैं
जो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर प्रोजेक्ट किया जाना है। ऐसे में अखिलेश जी को बोलकर वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस ने अखिलेश को कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में सोच समझकर बोलने की सलाह दी। चूंकि अखिलेश यादव ने सरेआम कांग्रेस को धोखा देने वाली पार्टी करार दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ की बढ़ती उम्र पर तंज भी कसा, इसलिए इस बयान को विपक्षी गठबंधन में दरार की तरह देखा गया। और मौका मिला तो बीजेपी ने इस गठबंधन की नीयत पर भविष्यवाणी शुरू कर दी। एक दूसरे को चालू पार्टी, चिरकुट, धोखे वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि गठबंधन का असर क्या होगा और ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय चलने वाला नहीं। चूंकि गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सीट देने से इनकार कर दिया, इसीलिए एक दिन पहले एक रैली में इन शब्दों में अखिलेश का गुस्सा फूटा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। विपक्षी एकता के बल पर मोदी को टक्कर देने का दावा करने वाली कांग्रेस फिलहाल अखिलेश, नीतीश और केजरीवाल के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का जत्था मतदान केंद्रों पर पहुंचा और वोटिंग की तमाम तैयारियां पूरी की। पहले चरण में अंतागढ़, कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव और बस्तर समेत 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए ड्रोन से मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। पार्टी ने करणपुर से परिथीपाल सिंह और हवा महल विधानसभा से पप्पू कुरैशी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 88 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से 7वीं बार पर्चा भरा। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गहलोत बेहद सादगी के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उनके साथ पत्नी, बेटे, भांजे और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ही मौजूद थे। पर्चा भरने से ठीक पहले उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी का भरोसा जताया। गाँव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी गहलोत नामांकन से पहले अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे और उनके साथ ही पुरखों का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी डाली। राजस्थान के 12 में बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एहतियात बरतते हुए ऐसा किया और 5वीं लिस्ट में 12 से राधेश्याम बैरवा को उम्मीदवार घोषित किया। और जैसे ही इस बदलाव की खबर फैली, समर्थक बैरवा को कंधे पर उठा करके सड़कों पर निकल पड़े। कभी टेलरिंग का काम करने वाले बैरवा ने टिकट मिलने की वजह जनता के आशीर्वाद को बताया। जनता की आवाज के ऊपर बनाया गया है। लेकिन इसकी वजह कुछ और भी बताई गई, जिसके मुताबिक बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में जिस सारिका सिंह चौहान को टिकट दिया था, उसके जन्म स्थान और जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ अंदेशे जताए जा रहे थे। इसीलिए किसी तरह का जोखिम न लेकर बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में राधेश्याम बैरवा को आगे कर दिया। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है और वहां किस समाज का दबदबा हावी माना जाता है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पहुंची। जहां विधानसभा चुनाव में किसानों और आदिवासियों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है तो वो है सतनामी समाज का। बताया गया कि सतनामी समाज में वहां 98% अनुसूचित जाति के लोग हैं और जिन्हें इनका समर्थन मिलता है, उनके वोट बैंक की ताकत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसानी के साथ साथ सतनामी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सतनामी समाज के लोग ठीक ठाक संख्या में हैं और ठीक ठाक विधानसभा सीटों पर इनका असर माना जाता है। अगर बात करें एससी सीट, तो 10 एससी सीट हैं, उस पर सीधा सतनामी समाज का असर माना जाता है। 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर इनका इनडायरेक्ट असर होता है। बताया गया कि इस समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु रुद्र कुमार कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।
कांग्रेस से जुड़े सतनामी समाज के धर्मगुरु रुद्र कुमार बघेल सरकार में मंत्री भी थे और तीसरी बार नवागढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। गुरु रुद्र कुमार का दावा है कि कांग्रेस ने समाज के लिए बहुत कुछ किया और सतनामी समाज का विकास करने के साथ ही इसे अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े काम भी किए। गुरु रुद्र कुमार ने दावा किया कि बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो सतनामी समाज में सेंध लगा सके। हमने सतनाम संदेश यात्रा निकाला था, उसी से सतनामी समाज की एकता भी दिखी, सतनामी समाज की ताकत भी दिखी और ये भी दिखा कि ना पूरा समाज हमारे साथ में सफेद झंडे के तले है। तो निश्चित तौर पर समाज कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। गुरु रुद्र कुमार के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 55 विधानसभा सीटों पर सतनामी समाज का वोट निर्णायक साबित होता है। सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार भले ही कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन इसी समाज से जुड़े बीजेपी नेता पुन्नू लाल मोहले ने भी इसी समाज के लिए किए गए कामों को गिनाया और बताया कि बीजेपी ने सतनामी समाज और उनके तीर्थ स्थल के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। पुन्नू लाल मोहले बीजेपी के टिकट से मुंगेली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और सतनामी समाज के सबसे सीनियर नेता भी हैं। बड़ी बात यह है कि पुन्नू लाल अब तक लोकसभा और विधानसभा के करीब 10 चुनाव लड़े हैं और एक बार भी हारे नहीं हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजय भी कहा जाता है। पुन्नू लाल ने दावा किया है कि उन्हें भी सतनामी समाज के बालदास गुरु का समर्थन हासिल है। तो उस समय बालदास गुरु हमारे काम किए थे, अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़के लोर मिल से लड़ा था, तो वहाँ भी हमने सीट पाया। तो इस समय अब हमारे पाले में आ चुका है, इनके सेना के जितने हैं हमारे पक्ष में है। तो इससे हमको उम्मीद है समाज के प्रति, और यहाँ तक हमें तो देते ही हैं लोग, और इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा का फूल खिलाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में एससी समाज के लिए आरक्षित कुल 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच एससी सीटों पर महज 1% वोट का ही फासला था। लेकिन इस बार सतनामी समाज से जुड़े लोगों ने किस आधार पर वोट देने की तैयारी की, इस पर जी न्यूज की टीम ने उनकी भी राय जानी, जिसमें सतनामी समाज के लोगों की अलग अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने साफ कर दिया कि चुनाव में धर्म से नहीं बल्कि पार्टी से मतलब है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो जिसको मन चाहा उसको दे दिया वोट, है ना। कोई गुरु कोई समाज के ऊपर नहीं जाता है, ये सब चीज जो है ना। कांग्रेस को चाहने वाला कांग्रेस को देगा, भाजपा को चाहने वाला भाजपा को देगा, हाथी को चाहने वाला हाथी को देगा। तो वही कुछ लोगों ने राजनीति में गुरु की एंट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो उतना बड़ा गुरु होता है, जब राजनीति में आ गए, दर दर के ठोकर गली गली में बात कर रहा है, हम उसके चरण छूने जा रहे हैं, वो जो हमारे सामने आ रहा है वो अच्छा बात है। नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खाली कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लोगों ने दावा किया कि गुरु के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। सतनामी समाज में धर्म गुरुओं को मानने वाले लोगों की भी अलग अलग राय सामने आई, जिसमें कुछ लोग गुरु रुद्र कुमार के समर्थन में दिखे, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि बालदास गुरु का जनाधार बड़ा है, लिहाजा जिस गुरु की पकड़ ज्यादा होगी उसकी पार्टी को फायदा होगा। सक्रिय यादव बालदास गुरु हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए अभी फिलहाल, और उनका गांव कस्बे में बहुत बड़ा रोल है। छोटे छोटे सब लोगों में, जैसे छड़ीदार भंडारी, महंत राज महंत में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है बालदास गुरु का। वो संभवतः बालदास गुरु की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा समाज का। वहीं इस समाज के कुछ लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी भी दिखी। एक गांव है पठेना, वहाँ सतनामी समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र होने के नाते भी उन्होंने कोई बुनियादी सवाल नहीं किया, और जो हत्या करने वाले हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे सरकार को त्वरित बदल देना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाया कि जब सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से करीब 80,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारियों को बोनस देने के लिए दिल्ली सरकार कुल 56 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
अयोध्या में 11 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव आयोजन समिति दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है, जिसके तहत अयोध्या में रहने वाले लोगों, दुकानदारों, किराएदारों और आश्रम में रहने वाले साधु संतों का सत्यापन किया जा रहा है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें चाय भी पिलाई। राहुल गांधी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और अपने दौरे के दूसरे दिन बाबा केदार के दर्शन के बाद राहुल गांधी जैसे ही लौटने लगे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने बाबा केदार के नारे लगाने शुरू कर दिए। केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को चाय पिलाई और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की थी और वहां के पुरोहितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। राहुल अभी 2 दिन केदारनाथ धाम में ही रुकेंगे और मंगलवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के दौसा में एक बस रेलवे ब्रिज के नीचे गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 29 यात्री घायल हैं। हादसा नेशनल हाईवे 21 पर हुआ जब बस हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी। तब उसकी रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और बस किनारे की दीवार को तोड़ते हुए 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। स्लीपर बस में हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी। लगभग 2:15 बजे के आसपास में पुलिया से ट्रैक के पास में गिरी है। घायलों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोगों की हालत गंभीर है। बस हादसे के बाद रेल मार्ग भी काफी देर तक बाधित रहा। 3 दिनों के अंदर एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप के झटके शाम 4:16 पर महसूस किए गए। भूकंप की वजह से पंखे, झूमर और फर्नीचर हिलता हुआ नजर आया। लोग दहशत में अपने अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में एक महीने में ये चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। 3 नवंबर की रात को भी नेपाल में एक बड़ा भूकंप आया था, तब उसकी तीव्रता 6.4 थी। नेपाल में शुक्रवार रात आए भूकंप में 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिलों में भीषण तबाही मची। करीब 8000 मकान टूट गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और पिछले 2 भूकंप का एपिसेंटर जो है वो नेपाल में है। कुछ भूकंप के झटके जो है एपिसेंटर उनका अफगानिस्तान था, लेकिन अभी बीते शुक्रवार को जो भूकंप आया जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान गई, वो नेपाल में ही उसका एपिसेंटर था। और आज भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका एपिसेंटर भी नेपाल में ही था और वो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप के एक मैच में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए। अंपायर ने उन्हें टाइम आउट करार दिया। हुआ यूं कि 25वें ओवर में चौथा विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज पर पहुंचने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया। आईसीसी के नियम 40.1.1 के तहत किसी खिलाड़ी के आउट होने के 2 मिनट के भीतर अगर नया बल्लेबाज क्रीज पर नहीं पहुंचा तो उसे टाइम आउट नियम के तहत ही आउट दिया जा सकता है। हालांकि विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज समय रहते मैदान पर आ गए थे, लेकिन क्रीज पर पहुंचने से पहले ही उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, जिसके बाद मैथ्यूज ने साथी खिलाड़ी से दूसरा हेलमेट मंगवाया और दूसरा हेलमेट लेकर जब मैथ्यूज क्रीज पर पहुंचे तो उन्हें 2 मिनट से ज्यादा का समय लग गया था। यह देख बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने देरी की शिकायत करते हुए मैथ्यूज को टाइम आउट देने की अपील की, जिसके बाद अंपायर ने शाकिब से पूछा कि क्या वो सच में मैथ्यूज को टाइम आउट करने की अपील कर रहे हैं। शाकिब अपनी अपील पर अड़े रहे, जिसके बाद अंपायर्स ने नियमों के तहत एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। हालांकि मैथ्यूज ने अंपायर्स को अपना हेलमेट दिखाते हुए देरी की वजह भी बताई, लेकिन शाकिब ने अपनी अपील वापस नहीं ली, जिसके बाद मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। इसी के साथ एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट के जरिए विकेट गंवाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि गाजा के अस्पतालों का इस्तेमाल हथियार रखने में किया जा रहा है।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है कि गाजा के स्कूल और अस्पतालों का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि अस्पतालों में छिपकर आतंकी इजराइल पर बम बरसा रहे हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए नरसंहार के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई रोक दी है। पानी खत्म होने से गाजा के लोग अब समंदर का खारा पानी पीने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। लखनऊ में छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिन बीतने के साथ साथ हवा और जहरीली होती जा रही है। आसमान पर प्रदूषण की धुंध ऐसी छाई कि सूरज की रोशनी की चमक भी गायब हो गई। और प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर का इलाका जहरीली गैस का चैम्बर बन गया है। दिल्ली समेत एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के जो आंकड़े आज रिकॉर्ड किए गए, वो बेहद ही डरावने दिखे। दिल्ली में AQI 500 के पार हो गया। नोएडा में AQI 600 से ज्यादा दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI 522 से ज्यादा रहा। गुरुग्राम में भी AQI 516 को पार कर गया, जबकि गाजियाबाद में AQI 450 से ज्यादा रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में ये AQI 600 के पार यानी 616 दर्ज कराया गया। गुरुग्राम में जहां पर AQI कल 392 था, वहां पर ये आंकड़ा आज 500 के पार छू गया। पिछले 10 दिनों से प्रदूषण का आंकड़ा दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े आज सामने आए वो भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉल्यूशन लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिशों के तहत आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर भी फैसला लिया गया, जो दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होगा। इस एक हफ्ते के दौरान आए नतीजों को देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अब पूरी दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने। दिल्ली सरकार ने 9वीं तक और 11वीं की क्लासेस को भी 10 तारीख तक बंद कर दिया, लेकिन 10वीं और 12वीं की क्लास चालू रहेगी। दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिवाली के बाद यानी 13 नवंबर से ऑड इवन नियम लागू करने का ऐलान किया है। ऑड इवन के तहत दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ये नियम 13 नवंबर से लागू हो रहा है। ऐसे में 13 नवंबर को ऑड रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। आपकी गाड़ी ऑड है या इवन, ये आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट के आखिरी नंबर से तय होगा। ऑड नंबर या विषम संख्या वो है जो 1, 3, 5, 7 या 9 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये ऑड नंबर हुआ और आप ऑड डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। इसी तरह इवन नंबर या सम संख्या 0, 2, 4, 6 या फिर 8 के अंक पर खत्म होती है। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी नंबर इनमें से कोई एक है तो ये इवन नंबर हुआ और आप इवन डे पर ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। दिल्ली में फिलहाल एक हफ्ते यानी 13 से 19 नवंबर तक के लिए ही ऑड इवन नियम लागू किया जा रहा है। आगे का फैसला 20 नवंबर की बैठक में लिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण पर निशाने पर आई केजरीवाल सरकार ने इस आफत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि हरियाणा और यूपी से आए धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। गाजियाबाद में आए उनको डीजल की बसें नहीं दिखी, उनको जनरेटर चलते हुए नहीं दिखे, उनको ईंट भट्ठे नहीं दिखे। हरियाणा के चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। हरियाणा की स्थिति ये है, आज भी गुड़गांव में ऐसी कॉलोनियां हैं जो जनरेटर से चलती हैं। बिजली नहीं मिल पाई इतने सालों में, और भाजपा वाले बात करते रहते हैं। आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल को पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और पुराने वादों को याद दिलाते हुए जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता से धोखा करने का आरोप भी लगाया।
दिल्ली में जहरीली हुई हवा का सामना कर रहे लोगों में अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह रही कि गैस चैम्बर बनी दिल्ली के लोगों ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की। साथ ही दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर काबू पाने की अपील की। लोगों ने दावा किया कि इससे न सिर्फ गंभीर बीमारियों का खतरा है बल्कि उम्र भी घटेगी। तो जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल नवंबर दिसंबर में प्रदूषण बढ़ता है लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं रहती। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि हर साल पता है कि नवंबर या दिसंबर में ऐसा होता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए वो प्री प्लानिंग करें। प्रदूषण से बेहाल लोगों ने बीमारियों की शिकायत भी की। दिल्ली को प्रदूषण से छुटकारा दिलाने की तमाम कोशिशों का अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है। ऐसे में आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल बारिश का प्रस्ताव दिया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स के जरिए प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रोफेसर मणिंद्र का कहना है कि आर्टिफिशियल बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे आ जाएंगे और हवा साफ हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक बीते 5 वर्षों से क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल बारिश पर रिसर्च कर रहे हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए डीजीसीए, मौसम विभाग, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली एसपीजी की मंजूरी जरूरी है। डीजीसीए की इजाजत इसलिए क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए विमान के जरिए आसमान में केमिकल का छिड़काव करना होता है। वहीं गृह मंत्रालय और एसपीजी की मंजूरी सुरक्षा कारणों की वजह से जरूरी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए वो आईआईटी कानपुर की टीम के संपर्क में है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। प्रदूषण की मार से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। लेकिन सब्जी, फल, दवा जैसे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो हैवी व्हीकल्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हैं, सीएनजी चलित हैं, एलएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको छोड़कर किसी भी तरीके के कमर्शियल वाहन का प्रवेश दिल्ली में अब नहीं होगा। इसके साथ ही दफ्तरों में 50% की क्षमता से काम करने को भी कहा गया है। जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर हैं, उनको 50% उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय दफ्तरों में भी कहीं ना कहीं इसके लिए ही आग्रह किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों से घर में रहने की अपील की गई है और 5वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू हो गया है। ग्रैब 4 की बंदिशें तब लगाई जाती हैं जब प्रदूषण अति गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाता है और AQI का लेवल 450 के पार चला जाता है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले हर तरह के ट्रक की एंट्री को रोक दिया जाता है। हालांकि दवा, दूध और सब्जी जैसे जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड छोटे ट्रक्स और सामान ढोने वाले टेम्पो की एंट्री भी पूरी तरह से बंद है। हालांकि बैटरी, सीएनजी और BS6 डीजल इंजन वाली छोटी गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत रहेगी। दिल्ली शहर के भीतर भी डीजल वाली भारी गाड़ियों और ट्रक्स के चलने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के काम पर भी पूरी तरह पाबंदी लग गई है। साथ ही सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन बिछाने के काम पर भी रोक है। ग्रैब में यह भी सुझाव दिया गया है कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे सकती है। वहीं राज्य सरकार 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सुझाव दे सकती है। दिल्ली एनसीआर की तरह ही लखनऊ में भी प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर की तरह ही लखनऊ के तमाम इलाकों में AQI 400 तक पहुंच गया है। सुबह से लेकर शाम तक शहर में धुंध की चादर छाई रहती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की धुंध अब यूपी के कई जिलों की आबोहवा खराब कर रही है। आगरा में आज प्रदूषण का लेवल काफी खराब रहा और धुंध की वजह से ताजमहल भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुंबई की हवा भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में आज प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार दर्ज हुआ।
हरियाणा के फरीदाबाद में ग्रैब 4 नियम लागू होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ ग्रैब 4 नियम की अनदेखी कर बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे प्रदूषण का खतरा और बढ़ गया है। गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में हमास को तगड़ा झटका दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने बीती रात हमास के एक कंपाउंड पर नियंत्रण कर लिया और हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इजरायली ऑपरेशन में हमास के कई कमांडर्स मारे गए। इजरायली सेना ने जिस हमास के परिसर पर कब्जा किया है, वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर अंडरग्राउंड सुरंग भी मिली है। पिछले 24 घंटों में इजरायल ने गाजा पट्टी में 450 हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों में हमास के ठिकानों, सुरंग, मिलिट्री कंपाउंड, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को निशाना बनाया गया। पूरी रात गाजा पट्टी का आसमान आग के शोले और बमों की आवाज से गूंजता रहा। इजरायल हमास के बीच हो रही जंग को 31 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 9,700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 140 फिलिस्तीनी वो हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। बीती रात वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने छापे मारे और इन छापों में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। वेस्ट बैंक के अबुदेस इलाके में इजरायल ने छापे मारे। इजरायली सेना का कहना है कि एक आतंकी जिसने एक हथियारबंद अड्डा बनाया हुआ था, छापे के दौरान मारा गया। सात अक्टूबर के बाद इजरायली सेना यरूशलेम और वेस्ट बैंक के कई इलाकों में लगातार रेड करती रही है। इन रेड में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 31 दिन के युद्ध के बाद उसने गाजा के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा अब 2 हिस्सों, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बंट चुका है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना अंदर तक घुस चुकी है। इजरायल का कहना है कि उत्तरी गाजा को उसने पूरी तरह से घेर लिया है, यानी आधा गाजा अब इजरायली सेना के कब्जे में है। उत्तरी गाजा में ही हमास के ठिकाने और सुरंगें हैं। उत्तरी गाजा में ही इजरायली सेना और हमास के बीच शहरी जंग चल रही है। उत्तरी गाजा में ही इजरायल जमीन और आसमान से लगातार हमले कर रहा है। वहीं दक्षिणी गाजा में लाखों फिलिस्तीनी नागरिक और शरणार्थी रह रहे हैं। इजरायल उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा जाने के लिए लगातार कह रहा है। इजरायल का कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि दक्षिण गाजा में भी हमास का कोई लड़ाका मौजूद है, तो उसे भी हवाई हमले से मार गिराया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पश्चिम एशिया भेज दी है। अमेरिका ने ऐलान करते हुए कहा कि ओहियो क्लास की एक सबमरीन यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन क्षेत्र में पहुंच गई है। और उस पनडुब्बी की तस्वीर भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की गई। तस्वीर में पनडुब्बी मिस्र के काहिरा में मौजूद स्वेज नहर पर अल सलाम ब्रिज के नीचे से गुजर रही है। ओहायो क्लास के इस पनडुब्बी पर परमाणु टाइड्रेंट मिसाइलें मौजूद हैं। आमतौर पर पनडुब्बी के मूवमेंट को गुप्त रखा जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने खास रणनीति के तहत इसकी जानकारी साझा की है। इसका मकसद ईरान, इराक, लेबनान को डराना और चेताना हो सकता है। इस बीच इजरायल के विरासत मंत्री अमीहाई एलियाहू ने ये कहकर और बेचैनी बढ़ा दी है कि गाजा पर परमाणु हथियार गिराना संभावित विकल्पों में से एक है। उनके इस बयान के बाद नेतन्याहू ने उन्हें कैबिनेट की बैठकों से निलंबित कर दिया है। उधर अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के चीफ विलियम बर्न्स भी इजरायल पहुंच चुके हैं।